अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं अब्दुल रज़ाक, लेक्चरर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मुस्तफ़ाबाद कसूर। बच्चों, हम सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड्स का वो इफेक्ट पढ़ा जिसके ज़रिए से वो हमें करंट सप्लाई कर सकता है। ठीक है, सो आज हमने जो उसका नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है, वो लॉन्ग क्वेश्चन का नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, सो आइए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रांसफॉर्मर्स। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस कर देना एक दो लाइनों के अंदर कि डिवाइस है क्या। बच्चों, ट्रांसफार्मर इज़ अ डिवाइस दैट कैन चेंज द लेवल्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ्स। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस जो कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकता है, अल्टर कर सकता है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा या कम कर सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो लेवल से मुराद है एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, सो ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ के एम्पलीट्यूड्स को चेंज करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ट्रांसफार्मर। और उसके बाद उसकी बेसिक प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने बात कर लिया कि म्यूचुअल इंडक्शन इसका बेसिक प्रिंसिपल है, और इसमें हमने म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करनी है और सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। ठीक है, सो ये प्रिंसिपल की बात कर ली। अब नेक्स्ट जो हेडिंग बनती है वो क्या बनती है? वो बनती है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग की हेडिंग के अंदर हम अब सारी बातें करेंगे, और इसके साथ हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं कि जो डायग्राम हमने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है जी, तो बच्चों डायग्राम में सबसे पहले हमने जो बात बतानी है वो बतानी है एक मैग्नेटिक कोर की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमने एक मैग्नेटिक कोर की जो है वो डायग्राम में यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल की कोर बनानी है, और मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा हो जो बहुत आसानी के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। दैट मीन्स वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हो। तो सॉफ्टनेस का यहाँ पे क्या मतलब है कि एक ऐसा मटेरियल जो कि बहुत आसानी के साथ मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकता है। सो अब कोर मुख्तलिफ शेप्स की हो सकती हैं, लेकिन बुक ने जो यहाँ पे स्क्वायर शेप की कोर बनाई है हम भी वही बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक स्क्वायर शेप की कोर। सो यहाँ पे हमने कोर बना लिया है। अब बच्चों इस कोर के अंदर हमने ना वाइंडिंग करनी है, और एक जो है कॉइल के अक्रॉस हमने इनपुट प्रोवाइड करनी है। लेट से मैं कहता हूँ ये वो कॉइल है जिसके क्रॉस मैंने इनपुट वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसको शो कर देता हूँ कि ये हमारी इनपुट कॉइल है, और इनपुट कॉइल को हमने जो दूसरा नाम ले देना है वो कौन सा देना है? वो प्राइमरी कॉइल का नाम देना है। सो ये इनपुट कॉइल है, और इस पे अप्लाइड जो वोल्टेज है वो वी कहलाएगा, और इसके क्रॉस जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होंगे इसके वो NP कहलाएंगे। इसी तरीके से हमने आउटपुट लेनी है एक और कॉइल से, और जो आउटपुट होगी आउटपुट कॉइल उसके क्रॉस जो वोल्टेजेस आएंगे उसे हम सेकेंडरी वोल्टेजेस VS कहेंगे, और उसके नंबर ऑफ़ टर्न्स को सेकेंडरी नंबर ऑफ़ टर्न्स NS से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने अभी प्राइमरी कॉइल अप्लाई की है, और प्राइमरी कॉइल के साथ अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि लेट से इस जगह के ऊपर हमने एक सेकेंडरी कॉइल बना देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है, और ज़रा देखिएगा कि मैं कोशिश करूँगा कि इसके नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी से ज़रा ज़्यादा शो कर दूँ। तो यहाँ पे हमने जो वोल्टेजेस आउटपुट पे हासिल करने हैं वो हैं VS, और यहाँ पे जो हमने अप्लाई करने हैं वो हैं VP। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्राइमरी कॉइल की बात कर दी, सेकेंडरी कॉइल की बात कर दी, और बच्चों हमने ये बता देना कि ये दोनों कॉइल्स एक दूसरे से मैग्नेटिकली लिंक्ड है। ठीक है, सो इनके अलावा हमने यहाँ पे क्या बात कर देनी है कि जो दोनों कॉइल्स हैं ये आपस में मैग्नेटिकली लिंक्ड हैं। अच्छा जी, मैग्नेटिकली अगर लिंक्ड है तो बच्चों ज़रा देखो कि अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज अप्लाई करता हूँ, लेट से मैंने ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पे है प्राइमरी वोल्टेजेस के लेवल, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मैं ले रहा हूँ टाइम, और यहाँ पे मैं इस तरीके से वोल्टेज की एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की हैं यहाँ पे प्राइमरी कॉइल के ऊपर। ठीक है, इस जगह पे अप्लाई की हैं। अब ज़रा देखिएगा, जब ये वाली लूप का हिस्सा आएगा तो अगर मैं रेफरेंस बना के बात करूं कि मैंने यहाँ पे जो वोल्टेजेस बनाए हैं इसको ग्राउंड मान के इसके ऊपर अप्लाई की हैं, तो इस फिलहाल जो ये वाला टर्मिनल है वो पॉजिटिव बना हुआ है,
और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बना हुआ है। इसकी एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको किसी एक को ग्राउंड पे और दूसरे को जो है वो उसके ऊपर ये सिग्नल अप्लाई करना आपने कंसिडर करना होता है। तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि पहले हाफ के अंदर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। आप इसके उलट भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि ये ग्राउंड पे है और मैंने ये वोल्टेज इस यहाँ पे जो अप्लाई किए हैं वो बनाए हैं। तो बहरहाल फिलहाल मैंने ऊपर वाले को पॉजिटिव कहा, तो भाई फिलहाल अगर ये ग्राउंड है तो ऊपर वाला इसके हिसाब से पॉजिटिव है, तो रिलेटिवली ये वाला नेगेटिव के ऊपर हुआ। अब इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि यहाँ से करंट इंसर्ट होगा और यहाँ से एग्जिट होगा। अब अगर करंट यहाँ पे घूम रहा है तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मैंने वाइंडिंग की सेल्स बनाई है उसके मुताबिक करंट इस तरह से घूमता हुआ नीचे आएगा और यहाँ पे आके इस साइड से बाहर निकल जाएगा। अगर करंट इस तरह से घूम रहा है तो उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर इस तरह से कर्ल करूँ राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक, तो नॉर्थ किस तरफ बनना है? नॉर्थ डाउनवर्ड बनना है। तो यहाँ पे इस तरफ नॉर्थ बन रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस तरफ बन रहा है साउथ। और ये जो नॉर्थ है ना, ये आगे लिंक्ड है इस कॉइल के साथ, क्योंकि ये एक मैग्नेटिक कोर है, इसलिए यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है वो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी लिंक्ड है, ठीक है। अभी मैं इस वाले हिस्से की बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स जो फर्स्ट क्वार्टर है इसकी बात कर लेता हूँ। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर है मैं इसकी बात करने लगा हूँ और यहाँ पे मैं बनाने लगा हूँ जो है वो सेकेंडरी कॉइल के ऊपर जो आने वाले वोल्टेजेस की वैल्यू है वो बनाने लगा हूँ। तो यहाँ पे VS की वैल्यू लिखूंगा। बच्चों फिलहाल इस पॉइंट के ऊपर करंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है क्योंकि वोल्टेज चेंज हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वोल्टेजेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी जो फ्लक्स है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख लूँ प्राइमरी कॉइल के लिए, ठीक है, मैथमेटिकल डिस्कशन की बात कर लेते हैं अब। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो मैं फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे लिखूंगा और वो क्या होगा? वो होगा प्राइमरी वोल्टेजेस के क्रॉस जो आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ लेनी है वो आनी है -NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और आपको पता है कि जो VP है प्राइमरी वोल्टेजेस, उसी के अगेंस्ट इसने सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ने जनरेट होना है। सो इस हिसाब से जो मेरे पास प्राइमरी वोल्टेजेस हैं वो क्या बन जाएंगे? -NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इस हिसाब से जो VP की वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? वो होगी NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। और इसी हिसाब से जो सेकेंडरी के क्रॉस इंड्यूस्ड EMF है ES, उसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होगी -NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि वो अपने अंदर चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। लेकिन बच्चों यही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमें आउटपुट पे मिलनी है, यही इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें आउटपुट पे मिलनी है। और जब हमें आउटपुट के ऊपर ये वाली इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलनी है तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव से कोई गर्ज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ वैसे ही नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ ES इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और ये हमारे पास जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं VS उसके इक्वल ये वाली वैल्यू आएगी। तो फिर मैं आपको बता दूं यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों खत्म किया। यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए खत्म किया कि नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी है कि अपने अंदर चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है। लेकिन बच्चों यही वाले सेकेंडरी वोल्टेजेस तो हमें आउटपुट पे मिल रहे हैं, यही वाले सेकेंडरी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो हमें आउटपुट पे मिल रही होगी। सो इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन को जो कि ऑपोजिशन के लिए वो खत्म कर रहा हूँ और सिर्फ इससे पॉजिटिव टर्म में लिख रहा हूँ और जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो इसी के बराबर होंगे। यहाँ पे हम कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहे कि मैं कहूँ कि सेकेंडरी वोल्टेज उसको अपोज करेंगे, यही सेकेंडरी वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिलने हैं। मैं इधर कोई वोल्टेज बाहर से अप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, सॉरी म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेकेंडरी कॉइल के अंदर, यही हमें आउटपुट के ऊपर सेकेंडरी वोल्टेजेस की सूरत में मिल रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन हटा लिया। अब जरा देखिएगा कि जब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि मैंने इस वक्त ये बात की है और यहाँ पे कॉइल के अंदर जो करंट है उसका फर्स्ट क्वार्टर आ रहा है, तो यहाँ पे वोल्टेजेस बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं और वोल्टेजेस जितनी तेज़ी से चेंज होंगे उतनी ही तेज़ी से यहाँ पे फ्लक्स भी चेंज होगा प्राइमरी कॉइल के अंदर। और अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल के साथ भी वही फ्लक्स लिंक है, एक ही कोर है जिसके ऊपर ये वाइंड किया गया। अब इसका नतीजा क्या होगा? ये कॉइल चाहेगी कि ये इस नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बना ले, ठीक है। सो यहाँ पे इसके सामने क्या करे? इसके सामने अपना साउथ बना ले। तो दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल ने क्या चाहना है कि जब यहाँ पे वोल्टेजेस की वैल्यू राइज कर रही है तो नॉर्थ के सामने अपना नॉर्थ बना ले और साउथ के सामने अपना साउथ बना ले। और अगर ये काम करना है तो करंट को किस तरह घूमना चाहिए? करंट को फिर इस तरह घूमना चाहिए। अगर राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक करंट मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो करंट ने इस डायरेक्शन में घूमना है, और अगर इस डायरेक्शन में घूमेगा करंट तो यहाँ पे जो है वो वाइंडिंग के सेंस किया कि यहाँ से करंट एंटर होगा और एंटर होने के बाद इस जगह से यहाँ से एग्जिट होगा, ठीक है। सो इस वाले रेफरेंस को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ग्राउंड शो कर रहा हूँ जिस तरह के मैंने यहाँ पे इसको इनिशियली ग्राउंड पे शो किया था, ठीक है। सो अब अगर मैं यहाँ पे V पॉजिटिव यहाँ पे बना लेता हूँ, ग्राउंड ऊपर बना लेता हूँ। बच्चों ये नहीं देखना कि ग्राउंड ऊपर बनाया या नीचे, हो सकता है मैं वाइंडिंग के सेंस इस तरह के बजाय
डायग्राम में इस तरह से सेंस बना लेता तो फिर मुझे ग्राउंड नीचे वाला शो करना पड़ता और जो है पॉजिटिव टर्मिनल वो ऊपर वाला हो जाता है। लेकिन बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चूंकि हाँ अभी मैंने पॉजिटिव यहाँ पे बनाना है तो उसके हिसाब से करंट ने चूंकि इस तरह घूमना है, अगर करंट ने इस तरह घूमना है तो यहाँ से अंदर की तरफ आना है और यहाँ से बाहर की तरफ जाना है। तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो गया और इसको रेफरेंस बनाते हुए अगर मैं यहाँ पे फिलहाल इक्वेशन बनाऊँ तो इक्वेशन क्या होगी कि जब वोल्टेज बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा होगा प्राइमरी में तो उस वक्त जो सेकेंडरी के अंदर EMF इंड्यूस हुई होगी वो मैक्सिमम होगी, और उसके ऊपर जब टॉप पे पहुंचोगे तो टॉप पे पहुंचते हुए एक लम्हे को जो है वोल्टेज चेंज वो जीरो हो जाएंगे। दैट मीन जो स्लोप है वो जीरो हो जाएगी, और स्लोप जीरो होगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी के अंदर करंट इंड्यूस होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा सॉरी, वो क्या होगा, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये वाली लूप आएगी, ये वाला क्वार्टर आएगा। उसका नतीजा क्या होगा, नॉर्थ यहीं पे होगा, साउथ यहीं पे होगा, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही होगी क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी ये नॉर्थ कमज़ोर होता जाएगा, ये साउथ कमज़ोर होता जाएगा, और इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये कॉइल क्या करेगी, ये कॉइल अपना साउथ यहाँ बना लेगी और अपना नॉर्थ यहाँ बना लेगी, ताकि ये कम होती हुई जो EMF है और कम होते हुए जो वोल्टेजेस हैं उनको सपोर्ट कर सके, उनको बरकरार रख सके। ठीक है, तो जब ये बढ़ा था नॉर्थ के सामने नॉर्थ था, साउथ के सामने साउथ था, लेकिन अब चूंकि वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी डिक्रीज करती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के पे हमारे पास क्या होना है कि जैसे ही इसने कम होना शुरू होना है, नॉर्थ और साउथ ने वीक होना शुरू होना है, तो इस कॉइल ने उसके सामने अपना नॉर्थ और साउथ बना लेना है, नॉर्थ के सामने साउथ और साउथ के सामने नॉर्थ, ताकि एक कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट वैल्यू बरकरार रख सके। अब अगर नॉर्थ ऊपर की तरफ है तो करंट ने फिर इस तरह घूमना है, अगर करंट ने इस तरह घूमना है तो इस साइड पे करंट सप्लाई होना है और इस वाले एंड ने क्या बन जाना है, नेगेटिव बन जाना है। क्योंकि इसे ग्राउंड पे शो किया तो इसलिए इस वाले एंड ने क्या बन जाना है, नेगेटिव बन जाना है। तो उसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे जब ये वाली वैल्यू आ रही होगी, ये वाली वैल्यू आ रही होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेजेस जो है वो इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और उसके बाद जब ये वाली वैल्यू आएगी तो अब यहाँ पे ये एंड नेगेटिव बन चुका है, ये एंड नेगेटिव बन चुका है, इसका मतलब है ये एंड पॉजिटिव होगा। और करंट किस तरह घूमेगा, करंट इस तरह से घूमेगा। जब करंट ने इस तरह से घूमना है तो नॉर्थ किस तरह बनना है, ऊपर की तरफ। तो अब हमारी प्राइमरी कॉइल ने अपने जो मैग्नेटिक पोल्स है वो रिवर्स कर लिए हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ बनाया और नीचे की तरफ बनाया साउथ। सो अब चूंकि यहाँ पे इस तरफ जाते हुए, यहाँ पे इस तरफ जाते हुए ये वोल्टेज की वैल्यू राइज कर रही है, वोल्टेज की वैल्यू राइज करेगी तो यहाँ पे नॉर्थ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ पे साउथ ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सो उसके सामने भी स्क्वायर ने क्या करना है, अपना नॉर्थ और साउथ ही बनाना है। ठीक है, लेकिन ऊपर जाते जाते इसकी वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी और ऑपोजिशन भी कम होती जाएगी। यहाँ पे ऑपोजिशन मैक्सिमम है और यहाँ पे ऑपोजिशन मिनिमम है। तो इसका मतलब है कि ऑपोजिशन जब मैक्सिमम है इस पॉइंट के ऊपर तब हमारे पास ये वाली लूप आनी है, और जब इस पॉइंट के ऊपर ऑपोजिशन मिनिमम हो जाएगी तो उसका नतीजा क्या आएगा, उसका नतीजा ये आएगा कि यहाँ पे ये वोल्टेजेस इस तरह से आ जाएंगे। तो ये वाले के सामने जब कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई है नेगेटिव भी, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद इस वैल्यू ने यहाँ पे आना है और इसने फिर से क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो अगर इसने डिक्रीज करना है तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये नॉर्थ वीक होता जाएगा, ये साउथ वीक होता जाएगा, और इसको सपोर्ट करने के लिए ये कॉइल नॉर्थ के सामने अपना साउथ बना देगी और साउथ के सामने अपना नॉर्थ बना देगी, ताकि ये जो कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये बरकरार रह सके। सो उसके नतीजे में हमारे पास जो ये वाली लूप बनेगी, इस तरह से पॉजिटिव लूप बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो प्राइमरी वोल्टेजेस को लीड करते हैं बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो प्राइमरी वोल्टेजेस को लीड करते हैं किस तरह से, बाय अ फेज ऑफ 90 डिग्री। तो यहाँ तक हमने बात कर ली कि किस तरीके से सेकेंडरी कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस होती है। यहाँ पे जो फेस की वैल्यू है वो 0 डिग्री है और यहाँ पे जो फेस की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। सो ये वाली जो वेव है ये इस वाली वेव को लीड करती है बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बच्चों ये ज़रा टफ है समझने के लिए, एक दफ़ा मैं दोबारा ये डायग्राम बना देता हूँ। चलो बच्चों दोबारा से मैं बनाता हूँ। यहाँ पे प्राइमरी के जो वोल्टेज लेवल है वो यहाँ पे इस तरह से शो कर रहा हूँ कि यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे हैं प्राइमरी वोल्टेजेस, और प्राइमरी वोल्टेजेस जो अप्लाई किए गए हैं वो साइन वेव वाले हैं, तो वो इस तरह की एक वेव आपने अप्लाई की है। उसके अगेंस्ट जो सेकेंडरी पे वोल्टेजेस आने हैं हम उसको दोबारा से डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो सेकेंडरी पे आने वाले वोल्टेजेस क्या होंगे वो ज़रा देखते हैं। बच्चों लेट से मैं कहता हूँ कि जो पहली पॉजिटिव लूप है इसमें अब की बार मैं यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट से जो पहली ये वाली हाफ वेव है ना, इसके अंदर ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव बनेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा, पहले क्वार्टर की बात करें तो पहले क्वार्टर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका नतीजा ये होगा कि करंट इस तरह से घूमेगा। अगर करंट इस तरह से घूम रहा है तो नॉर्थ बनेगा नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस डायरेक्शन में नॉर्थ, और यहाँ पे बना देता हूँ साउथ, और इसकी स्ट्रेंथ नॉर्थ और साउथ की स्ट्रेंथ क्या हो रही होगी, वो इंक्रीज हो रही होगी। सो जब इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होगी तो चेंज इन फ्लक्स यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी मैक्सिमम होगा, और वो इस नॉर्थ के सामने क्या कर रही होगी, अपना नॉर्थ बना रही होगी, और इस साउथ के सामने क्या कर रही होगी, अपना साउथ बना रही होगी, ताकि वो इस चेंज को, इस बढ़ती हुई जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू है उसको अपोज कर सके। तो इसका नतीजा क्या होगा कि जब यहाँ पे चेंज मैक्सिमम है तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगी सेकेंडरी के अंदर, इस पॉइंट के ऊपर जब चेंज मैक्सिमम है तो उस वक्त यहाँ पे सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। और उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाओगे तो चूंकि इंस्टेंटली ये लाइन स्ट्रेट आ चुकी है, इसकी स्लोप सीधी हो चुकी है, सो अगर यहाँ पे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आ चुकी है तो उस वक्त फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है इस इंस्टेंट के ऊपर, सो ये जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड है वो क्या हो जानी है, वो जीरो हो जानी है। ठीक है, तो बच्चों ये नॉर्थ बढ़ रहा था, इसके सामने कॉइल ने अपना नॉर्थ बनाया, ये साउथ बढ़ रहा था, इसके सामने कॉइल ने अपना साउथ बनाया, लेकिन जब एक लम्हे को वो कांस्टेंट हो गए तो यहाँ नॉर्थ और साउथ बन रहा था, उस वक्त इसने ईएमएफ बनाना इसके सामने बंद कर दिया, क्योंकि अब वो एक मैक्सिमम और कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच चुका है फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद जब इसने दोबारा से डिक्रीज करना शुरू करना है, दैट मीन्स ये वाली लूप आनी है हमारे पास, ये वाला क्वार्टर आना है, तो उसका नतीजा क्या होना है, यहाँ पे रहेगा तो नॉर्थ ही, यहाँ पे भी साउथ रहेगा, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी। अब डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ को बरकरार रखने का सेकेंडरी कॉइल के पास क्या रास्ता है, वो ये कि उसके सामने क्या बनाए, साउथ बना ले, और इसके सामने क्या बना ले, नॉर्थ बना ले, ताकि एक कंटिन्यूस पाथ कंप्लीट रहे। और अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ वो जो है नॉर्थ पोल बनना है तो इसका मतलब है कि करंट ने इस तरह घूमना है, यहाँ पे सप्लाई होना है और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होना है, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब है कि जो पहला क्वार्टर अगर मैं उसमें बनाता तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है, लेकिन अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो चुका है इस वाले क्वार्टर के लिए। इस क्वार्टर के लिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव था, इस क्वार्टर के लिए क्या है, ये वाला नेगेटिव हो चुका है और ये पॉजिटिव हो चुका है। सो इसका नतीजा क्या होगा कि यहाँ पे जो फ्लक्स चेंज है वो मिनिमम है और यहाँ पे मैक्सिमम है। इसका मतलब है इस पॉइंट के सामने यहाँ पे मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज आने हैं। ठीक है, सो जब यहाँ पे आप आ जाओगे इस जगह के ऊपर तो मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेजेस आ जाएंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जब ये वाला क्वार्टर आएगा तो उस वक्त कॉइल का ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और ये एंड बन जाएगा पॉजिटिव। अब क्या होना है, अब ये होना है कि करंट ने इस तरह घूमना है। जब करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, यहाँ पे करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, तो अब की बार क्या होगा कि करंट इस तरह घूम रहा है, नॉर्थ ऊपर की तरफ बनेगा। तो जब यहाँ पे नॉर्थ ऊपर की तरफ बनेगा तो उसके सामने यहाँ पे बनना है साउथ ने, और नॉर्थ की स्ट्रेंथ चूंकि यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नॉर्थ की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जाके इसने कांस्टेंट हो जाना है और यहाँ पे चेंज मैक्सिमम है। तो जब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाना है, सेकेंडरी के अंदर वोल्टेज की वैल्यू जीरो हो जानी है। देखिएगा ज़रा, यहाँ पे नॉर्थ इंक्रीज कर रहा है इस पॉइंट के ऊपर, नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ, लेकिन जब यहाँ पे पहुँचोगे तो उस वक्त वैल्यू चूंकि कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पे बनने वाले वोल्टेजेस खत्म हो जाएंगे और सेकेंडरी की जो वोल्टेज लूप है वो यहाँ पे पहुँच जाएगी। उसके बाद जब आप इस पॉइंट के ऊपर आएंगे तो ये जो नॉर्थ है ये डिक्रीज हो रहा होगा, ये साउथ जो है ये भी डिक्रीज हो रहा होगा। इस कम होती हुई वैल्यू को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे साउथ बनेगा और यहाँ पे नॉर्थ बनेगा। तो अब करंट ने चूंकि इस तरह घूमना है, अभी यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव है। ठीक है, करंट ने इस तरह घूमना है, सॉरी करंट ने चूंकि इस तरह घूमना है, अब ये वाला टर्मिनल जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल जो है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, देखिएगा जरा, चूंकि मैंने कहा कि नॉर्थ इधर को बनना है तो करंट ने इस तरह घूमना है। अगर करंट ने इस तरह घूमना है तो उसने घूमते हुए आके यहाँ से सप्लाई होना है। तो इसका मतलब है नेगेटिव नीचे वाले पॉजिटिव को जब यहाँ पे आता है तो मैं चूंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल से शो करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे ये वाली वेव आएगी और जिस वक्त चेंज मैक्सिमम होगा यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का, तो उस वक्त जो सेकेंडरी के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी वो भी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। सो इस तरीके से जब यहाँ पे फेस की वैल्यू 0 डिग्री आती है तो यहाँ पे फेस की वैल्यू क्या आती है, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सेकेंडरी के अंदर जो वोल्टेजेस जनरेट होते हैं वो प्राइमरी वोल्टेजेस को 90 डिग्री से लीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फिनोमेना एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से जो चेंज इन फ्लक्स है उसको अपोज करते हुए सेकेंडरी कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करती है। ठीक है, सो अब मैं जरा इन दोनों फार्मूलाज की तरफ दोबारा चलता हूँ। ये जो फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 है ना, मैं इनकी बात करने लगा हूँ। चले इसे मैं एक दफ़ा और लिख लेता हूँ। यह है VS इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। फिर बता दूं मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों खत्म कर दिया, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ ही तो मैं आउटपुट में मिलनी है और यहाँ पे मैं बाहर से कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रहा जिसको ये अपोज करे तो मैं नेगेटिव साइन लगाऊं। यही ईएमएफ जो यहाँ पे इंड्यूस होनी है वही मुझे आउटपुट पे मिलनी है। और यहाँ पे ईपी नेगेटिव में थी और वीपी को मैंने पॉजिटिव में निकाला। उसकी वजह यह है कि प्राइमरी वोल्टेजेस अप्लाई करता है और यहाँ पे इंड्यूस होने वाली जो वोल्टेज की वैल्यू है वो इसको अपोज करती है। ठीक है, सो वीपी के सामने ईपी भी बनना है। जब यहाँ पे इसने नेगेटिव होना है, इसने
पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव, नेगेटिव के सामने नेगेटिव बनना है। हाँ, जब ये नेगेटिव वीक हो रहा होगा, ये पॉजिटिव वीक हो रहा होगा, तो नेगेटिव के सामने पॉजिटिव और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव बन जाएगा। सो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो वर्किंग है वो एक्सप्लेन कर दी कि किस तरीके से सेकेंडरी कॉइल जो है वो प्राइमरी कॉइल के अंदर चेंज इन फ्लक्स को अपोज करते हुए अपने अंदर खुद से एक ईएमएफ को इंड्यूस करती है। अब मैं इक्वेशन की डिस्कशन की तरफ जा रहा हूँ, मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा जी, अब उसके बाद मैं यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 है ना, उनको डिवाइड करने लगा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, नतीजा क्या होगा? इक्वेशन नंबर 2 है Vs इज इक्वल टू NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और जो Vp है उसकी वैल्यू क्या है? वो है NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। सो इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें आप, तो ये जो ये टर्म है ये कट जाएगी। उसकी वजह ये है कि जो फ्लक्स यहाँ पे है वही फ्लक्स सेकेंडरी में से भी गुजर रहा है। आपने इनको मैग्नेटिकली लिंक किया हुआ है, उस हिसाब से हमारे पास Vs ओवर Vp की इक्वेशन क्या बन जाती है? NS ओवर NP। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। और बच्चों यहाँ पे ये जो NS ओवर NP की वैल्यू है ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टर्न रेशियो ऑफ आर ट्रांसफार्मर। उसे हम क्या कहते हैं? टर्न रेशियो ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है। सो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होगा। हाँ, प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो प्राइमरी जो है वो प्राइमरी वोल्टेजेस भी कम होंगे। तो यहाँ पे हमने टर्न रेशियो की बात कर ली है। अब बच्चों ये बात याद रखना कि हमने इसके बाद ना जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन करनी है वो करनी है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की। तो टाइप्स की बात कर लेते हैं। ट्रांसफार्मर की कितनी टाइप्स हैं? ट्रांसफार्मर की 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? स्टेप अप एंड स्टेप डाउन। बच्चों जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है उनमें NS ओवर NP की जो रेशियो है ना वो ग्रेटर देन 1 होती है। दैट मीन्स सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं। और जो स्टेप डाउन है उनमें NS ओवर NP की जो रेशियो आती है वो आती है लेस देन 1। दैट मीन्स के प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के कम होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, चूँकि उसकी NS ओवर NP रेशियो 1 से ज़्यादा आती है तो VS की वैल्यू भी VP से ज़्यादा आती है। तो दैट मीन्स इस हिसाब से हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा आएंगे। और जो हमारे पास ये जो स्टेप डाउन है इसमें चूँकि ये वैल्यू 1 से छोटी आती है तो VS ओवर VP की रेशियो भी 1 से छोटी आएगी। और उसका नतीजा क्या होगा कि जो सेकेंडरी वोल्टेजेस हैं वो प्राइमरी वोल्टेजेस से कम होंगे। तो ये 2 टाइप हैं, इन दोनों को डायग्रामेटिकली भी शो करना है। तो बच्चों ये जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और अब मैं बनाने लगा हूँ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होगा कि वैसे मैं कोर शो करूँगा, रेक्टेंगुलर कोर है, ये रॉड की सूरत में भी हो सकती है लेकिन हमारी बुक ने चूंकि रेक्टेंगुलर बनाई है इसलिए मैं भी यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही शो कर रहा हूँ। सो जी यहाँ पे मैं बना देता हूँ कि लेट से जो यहाँ पे हमने प्राइमरी कॉइल बनानी है वो कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे हमने जो प्राइमरी वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं ये इनपुट हैं और प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के लाते हैं। और यहाँ पे जो सेकेंडरी के अंदर हमने बनाने हैं वो किस तरह से बनाने हैं? वो इस तरह से बनाने हैं। अच्छा, अब देखो ये वाइंडिंग सेंस से फ़र्क पड़ता है कि आपका कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव बनेगा। और आप आउटपुट पे ये वाले टर्मिनल किसी डिवाइस के, मतलब कोई डिवाइस इस तरह लगा दो या इस तरह लगा दो, तो दोनों सूरतों में चूँकि वोल्टेज ने चेंज ही होते रहना इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस डायरेक्शन में इस आउटपुट के ऊपर लगा रहे हो। अगर मैं ये वाइंडिंग इस तरह के बजाय ये वाइंडिंग में इस तरह कर लेता तो सारी डिस्कशन चेंज हो जाती है। ठीक है, सो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने वाइंडिंग किस तरफ की है। तो अब ये जो हमारे पास ये वाले हैं ये आउटपुट हैं। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो NP है वो ग्रेटर देन NS है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो NP है वो स्मॉलर देन NS है। तो जब NP NS से स्मॉलर होती है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, उसमें सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। और जब NP NS से ज़्यादा होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है और वो क्या करता है? वो वोल्टेज की वैल्यू को डिक्रीज़ करता है। ठीक है, सो किस तरह से करता है वो मैंने यहाँ पे बात कर ली है।
अब देखिए कि जब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें से हर कॉइल ने उसको अपोज करना है। जितने नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतनी अपोजिशन ज़्यादा होगी, इसलिए उतने वोल्टेजेस भी ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका मतलब है जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी उसको सही से अपोज नहीं कर पाएगी, उतनी ज़्यादा अपोजिशन नहीं दे पाएगी, इसलिए जो सेकेंडरी पे वोल्टेजेस की वैल्यू आ रही होगी वो प्राइमरी से क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसकी बात कर ली है। अब अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके सिंबल की बात करनी है कि जब हम सर्किट्स में कहीं ट्रांसफार्मर शो करते हैं तो उसका सिंबल क्या लगाते हैं। बच्चों, जो उसका सिंबल होता है सर्किट सिंबल, वो मैं बनाने लगा हूँ। सर्किट सिंबल ये है कि आप एक प्राइमरी कॉइल को शो कर देते हो इस तरह से, उसके दरमियान में मैग्नेटिक कोर को शो करने के लिए 2 लाइन्स लगाते हो, और यहाँ पे आप एक और कॉइल शो कर देते हो जो कि सेकेंडरी कॉइल होती है। तो जो सर्किट डायग्राम्स के अंदर ट्रांसफार्मर का सिंबल है वो ये जो शेप है वो उसका सिंबल है। अब उसके बाद मैं बात करता हूँ एडवांटेजेस की। एसी के एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों? जो एसी है ना, इसकी ट्रांसमिशन होती है लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर। ठीक है, सो एसी इज ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो किस तरह से बच्चों? देखो, लेट से मैं कहता हूँ कि एक वायर है और वो बिछाई गई है लेट से कराची पावर प्लांट से इस्लामाबाद तक या लाहौर तक। ठीक है, तो तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज़्यादा की ट्रांसमिशन लाइन है। अब अगर आपने यहाँ पे डीसी सप्लाई किया तो डीसी सप्लाई करने का नतीजा क्या होगा कि कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलेगा और 1200 किलोमीटर दूर चल के यहाँ पे इस जगह तक पहुँचेगा। तो उसका नतीजा क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, वो रेजिस्टेंस होती है रो एल ओवर ए। तो जितनी आप लेंथ बढ़ाओगे वायर की उतनी ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और पावर लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप यहाँ पे इस जगह पे क्या करते हो, इस जगह पे अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा कि चार्ज आगे जाएगा वापस पीछे आ जाएगा, आगे जाएगा वापस पीछे आ जाएगा, आगे जाएगा वापस पीछे आ जाएगा। तो चूंकि फिर उस हिसाब से उसकी जो लेंथ की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो लेंथ की वैल्यू कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगी। तो उसका मतलब है कि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करने से क्या होता है कि कोई चार्ज एक्चुअली चल के कहीं नहीं जाता, वो एक लिमिटेड सी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करता रहता है, तो इससे पावर लॉसेस क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। अब ये तमाम चार्जेस जितने भी हैं ना इस पूरी वायर में 1200 किलोमीटर के ऊपर, वो सब अपनी जगह से उठ के आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आती हैं, लेकिन कोई भी एक्चुअली 1200 किलोमीटर का फासला नहीं तय कर रहा होता, इसलिए पावर लॉसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। स्टेप अप कर देते हैं हम। फॉर एग्जांपल अगर कराची पावर प्लांट पे 220 वोल्ट जनरेट हुए हैं तो आप उसको क्या कर देते हो, स्टेप अप कर देते हो, जिससे ये एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और कम हो जाता है। वो मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो उसके मुताबिक जो प्राइमरी पावर है, दैट मीन्स जो आपने एनर्जी प्रोवाइड की है प्राइमरी के ऊपर, वो आइडियल केस में बराबर हो सकती है एनर्जी गेटिंग फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, तो दैट मीन्स सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल से किसी सूरत से ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकती। ठीक है, सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी कॉइल से किसी सूरत ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकती। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लूँ टाइम से, तो आपको पता है एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पावर कहलाती है। तो जो पावर का फार्मूला होगा वो क्या होगा, पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। असल में जो रेजिस्टेंस की वजह से लॉसेज होते हैं ना, तो ये जो एक्चुअल केस है वो ये कि सेकेंडरी पावर कम होती है प्राइमरी पावर से, क्योंकि कुछ ना कुछ पावर या एनर्जी पर यूनिट टाइम वेस्ट हो जाती है रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हुए जॉइंट्स के अंदर और इस तरह की बहुत सारी जगहों के ऊपर। लेकिन चलो आइडियल केस मानते हैं, हम एक आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राइमरी पावर सेकेंडरी पावर के इक्वल आ सकती है। हद केस ये है। और बच्चों, जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है VI फॉर प्राइमरी, और ये क्या बन जाएगा, VI फॉर सेकेंडरी। उसका नतीजा क्या होगा, ये बन जाएगा VP IP इज इक्वल टू VS IS। ये हमारे पास केस बन गया है। अब देखो बच्चों, अगर मैं कहता हूँ कि किसी पावर प्लांट के अंदर जो प्राइमरी वोल्टेजेस हैं वो जनरेट हुए हैं 220 वोल्ट, और जो करंट जनरेट किया जनरेटर ने वो है लेट से मैं कहता हूँ कि चलो 100 एम्पेयर करंट सप्लाई हो सकता है। तो अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन को ये वोल्टेजेस, ये पावर फीड करने से पहले इसके वोल्टेजेस को स्टेप अप कर लो। सो वोल्टेजेस को स्टेप अप करके आप कितना बना लो, 220 वोल्ट से बना लो 22 लाख वोल्ट। ठीक है, आपने क्या किया, आपने इसको 220 वोल्ट से स्टेप अप किया है और 22 लाख वोल्ट बना लिया। ये कैसे करोगे भाई, आपके पास ये जो फार्मूला है VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP, हमने कितने गुना बढ़ाया है, हमने बढ़ाया है कितने जीरोस लगाए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरोस और लगाए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे प्राइमरी का 1 टन होगा तो हर प्राइमरी के 1 टन के अगेंस्ट
जो 1000 टन होंगे वो सेकेंडरी के होंगे। अगर आप यहाँ पे 10 टन बनाते हो तो यहाँ पे 10,000 करोगे, अगर यहाँ पे 100 टन बनाते हो तो यहाँ पे 100,000 टन बनाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब अगर आप यहाँ पे जो है वो इस तरह लिख लेते हो कि VS इज इक्वल टू 1000/1 इंटू VP, और VP कितना है 220 वोल्ट है, तो उसका नतीजा क्या होगा कि 220 के आगे आपको 3 जीरो हैं, अच्छा जी 4 जीरोज़ हैं, तो 4 जीरोज़ और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सो इसका मतलब है कि इस हिसाब से हर एक टन के अगेंस्ट अगर आपके पास 10,000 टन हैं तो आप क्या कर सकते हो, 220 वोल्ट को स्टेप अप करके क्या बना सकते हो, 22 लाख वोल्ट बना सकते हो। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो इस वक्त हमने पावर अप्लाई की है वो पावर क्या है, वो पावर है 22000। दैट मीन्स आपने 22,000 वाट पावर जनरेट की है। सो आउटपुट पावर 22,000 वाट से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि अगर आपको यहाँ पे भी आंसर चाहिए 22,000 वाट में, तो इसका मतलब क्या है कि आपने यहाँ पे ये 2 जीरो कम करने हैं। इसका मतलब है करंट कम होकर कितना हो जाएगा, 0.01 एम्पेयर होगा। सो बच्चों, अगर आपने किसी पावर प्लांट के अंदर किसी जनरेटर से 220 वोल्ट 100 एम्पेयर करंट जनरेट करने वाला जनरेटर बना दिया है और आपको इसको किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन में फीड करने से पहले स्टेप अप कर देते हो, कितने गुना स्टेप अप किया आपने, 10,000 गुना उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है, ठीक है। दैट मीन्स जो आपके पास वोल्टेज था ना इनपुट पे, वो इतना था कि जो उसका ये वाला एम्पलीट्यूड था वो कितना था, वो 220 वोल्ट था। वैसे एम्पलीट्यूड नहीं होता ये 220 वोल्ट, लेकिन चलो फिलहाल हम एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट था, तो जब आपने इसको स्टेप अप किया तो अब आपको एक ऐसा सिग्नल मिला है जिसका एम्पलीट्यूड कितना है, जिसका एम्पलीट्यूड है 22 लाख वोल्ट, ठीक है। लेकिन चूंकि आप आउटपुट पावर को इनपुट पावर से ज़्यादा नहीं बना सकते, तो इसका नतीजा ये होगा कि जब आपने इसको 10,000 गुना बढ़ा दिया है तो ये 10,000 गुना कम हो जाएगा। आइडियल केस में अगर आपने दोनों साइड्स की पावर इक्वल करनी है तो जितना आप वोल्टेज को स्टेप अप करोगे उतना ही करंट क्या हो जाएगा, स्टेप डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन था ना, ये पॉजिटिव चार्ज का जो किसी लॉन्ग डिस्टेंस अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन लाइन में था, वो पहले अगर इतना था, चूंकि करंट की वैल्यू कम होगी, ये बहुत कम चार्जेस ऑसिलेट करेंगे अब, ठीक है। बहुत कम चार्जेस ऑसिलेट करेंगे। हर चार्ज के पास एनर्जी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो ऑसिलेट करने वाले चार्जेस हैं इनकी तादाद क्या हो जाएगी, इनकी तादाद कम हो जाएगी। सो पर यूनिट टाइम कम चार्जेस ऑसिलेट करेंगे तो करंट की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। जब वोल्टेज कम था, करंट हाई था, बहुत ज़्यादा तादाद में चार्जेस अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे थे। लेकिन जब आपने वोल्टेज को 10,000 गुना बढ़ा दिया, करंट 10,000 गुना कम हो गया, तो पहले से 10,000 गुना कम चार्जेस अपनी मीन पॉइंट पे ऑसिलेट करेंगे। सो कम एनर्जी वेस्ट होगी, और जब कम एनर्जी वेस्ट होगी तो उसके बाद आपको हो सकता है कि अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी से, लेट से मैं कहता हूँ कि 22,000 वाट जनरेट किया है, तो हो सकता है कि आपको सेकेंडरी के ऊपर आइडियल केस में 22,000 वाट ही मिल जाएं। लेकिन चलो मैं कहता हूँ आइडियल केस नहीं है, आपको यहाँ पे 20,000 वाट ही मिल गए हैं। सो अब आप यहाँ पे इसको मिलने के बाद दोबारा स्टेप डाउन करोगे, और स्टेप डाउन करने के बाद क्या होगा, आप वोल्टेज 220 वोल्ट ही हासिल करोगे। आपने सेकेंडरी यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर लगाना है उसकी टर्न रेशो इस तरह से एडजस्ट करनी है, उसकी टर्न रेशो इस तरह से एडजस्ट करनी है कि वो आपको वोल्टेजेस कितने दे, वोल्टेजेस दे 220 वोल्ट। फिर हो सकता है कि ये जो करंट की वैल्यू है ये 98 एम्पेयर या 96 एम्पेयर बन जाए। लेकिन घरों में आपको पता है कि आमतौर पे 95 या 96 एम्पेयर भी नहीं चाहिए होता, कोई 5-10 एम्पेयर मैक्सिमम करंट घर में चाहिए होता है। ये चलो 15 एम्पेयर लगा लो अगर बहुत हैवी लोड्स हैं, बहुत ज़्यादा एसीज लगे हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पे 96 एम्पेयर भी अचीव कर रहे हो सेकेंडरी कॉइल के अगेंस्ट, तो इसका मतलब है ये जो यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन के एंड के अगेंस्ट, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि आप बहुत बड़ी तादाद में एनर्जी को वेस्ट होने से बचा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने बात कर ली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन की। अब बच्चों उसके बाद हमने बात करनी है कुछ लॉसेस की, ठीक है। तो मैं इस साइड को रेस कर रहा हूँ। एनर्जी लॉसेस, और अगर एनर्जी पर यूनिट टाइम कह लें तो इसे आप पावर लॉसेस भी कह सकते हो, पावर लॉसेस इन अ ट्रांसफार्मर। तो पावर लॉसेस क्या होते हैं बच्चों, देखो ज़रा, जैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ नॉर्थ बढ़ रहा होता है तो ये कॉइल खुद भी तो अपोज कर रही होती है। इसका मतलब है कि जैसे ही यहाँ पे एक आपने कॉइल वाइंड की हुई है और वो कॉइल इस तरह से वाइंड की हुई है और उसमें नॉर्थ की स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो उस कॉइल ने खुद भी तो नॉर्थ नीचे की तरफ बनाना है। और सिर्फ कॉइल ने नहीं बनाना, ये जो अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर रखी हुई है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज के लिए, ठीक है, तो उसने भी इस आपके इस तरफ के बढ़ते हुए नॉर्थ को अपोज करने के लिए यहाँ पे खुद अपना नॉर्थ बना लेना है। तो नतीजा क्या होगा कि उस कॉइल ने, उस जो आयरन कोर ने, उसने यहाँ पे नॉर्थ बनाना है, तो उसके अंदर खुद भी करंट घूमने हैं। सो दैट मीन्स सिर्फ ये नहीं कि ये कॉइल चेंज इन फ्लक्स को अपोज करती है, जो आयरन कोर है ये भी अपने अंदर चेंज इन फ्लक्स को क्या करता है, अपोज करता है।
ठीक है। जैसे ही नॉर्थ ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा तो ये जो कोर है, आयरन कोर है, ये खुद नॉर्थ इस तरफ बनाने की कोशिश करेगा, और जब खुद नॉर्थ इस तरफ बनाएगा तो इसके अंदर भी करंट्स इस तरह से घूमेंगे। सो दैट मीन्स अगर मैं इस आयरन कोर की बात करूं और कहूं कि ये मुझे इस तरह से स्क्वायर शेप का दिखाई दे रहा है, अगर मैं नीचे से देखता हूं तो जैसे ही उस तरफ को नॉर्थ कॉइल बढ़ाती है, ये इस तरफ को नॉर्थ बना लेता है, और इस तरफ को नॉर्थ बनाने के लिए इसके अपने अंदर जो कन्वेंशनल करंट्स हैं वो इस तरह से घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। वो आपकी देखने की सेंस पे डिपेंड करता है कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। तो इन करंट्स को हम क्या कहते हैं? इन करंट्स को हम कहते हैं एडी करंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? एडी करंट्स। तो भाई जब आपका फ्लक्स चेंज हो रहा होता है किसी भी कॉइल का, तो जो मैग्नेटिक सॉफ्ट मैग्नेटिक कोर फ्लक्स लिंकिंग के लिए आपने इस्तेमाल की है, सो उसके अंदर भी करंट्स घूमते हैं जो कि इस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी जो सॉफ्ट आयरन कोर है, इसमें तमाम जगहों के ऊपर चेंज इन फ्लक्स को अपोज करने के लिए इन करंट्स ने घूमना है, जिनको हम एडी करंट्स कहते हैं। और जब ये एडी करंट्स घूमेंगे तो इनके ऊपर भी वो फार्मूला अप्लाई होगा, हीटिंग इफेक्ट, जूल्स लॉ, H = I²RT। सो जब करंट्स चलेंगे, रेजिस्टेंस से टकराएंगे फॉर इन टाइम t, तो एनर्जी जो है वो हीट की सूरत में डिसिपेट होगी और आपकी एनर्जी जो है वो लॉसेस में जाएगी। ठीक है। सो उसके लिए आसान हल क्या है? उसके लिए आसान हल ये है कि आप लैमिनेटेड शीट्स बनाओ। लैमिनेटेड शीट्स का क्या मतलब है कि आप ट्रांसफार्मर को किसी सॉलिड आयरन मटेरियल की कोर देने के बजाय एक इस तरह की कोर दो जिसमें आयरन की ना ये शीट्स बनी हो, जिस तरह ये पेपर्स है ना, इस तरह आयरन की शीट्स हों और हर शीट एक दूसरे के साथ लैमिनेटेड हो। दैट मीन्स अगर ये पेज भी आयरन का है, ये पेज भी आयरन का, तो दरमियान में आप कोई इंसुलेशन डाल दो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपका ये जो मटेरियल है ना, वो मटेरियल इस तरह से बन जाएगा कि यहाँ पे इस जगह के ऊपर यहाँ पे जो है ब्लॉक्स हैं। ठीक है। करंट एक लाइन को क्रॉस करके आगे नहीं जा सकता क्योंकि अब शीट्स हैं। करंट ने जितना भी घूमना है उसने यहाँ पे घूमना है। सो अब चूंकि करंट्स घूमने का एम्पलीट्यूड कम हो गया तो नतीजा क्या होगा कि एडी करंट्स कम हो जाएंगे और पावर लॉसेस भी कम हो जाएंगी। बच्चों इसके अलावा एक और लॉस होता है, उसे का नाम है हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है कि आप जब यहाँ पे कॉइल में करंट चेंज करते हो तो कभी नॉर्थ ऊपर को बनता है, कभी साउथ नीचे को बनता है, तो ये पूरी कोर इलेक्ट्रोमैग्नेट बन रही होती है। अब एक पूरे अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल के अंदर कभी नॉर्थ ऊपर को बनता है, कभी नॉर्थ नीचे को बनता है, कभी फिर ऊपर को बनता है। तो किसी भी अल्टरनेटिंग करंट के एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो आपके पास आयरन कोर को ऊपर को, नीचे को, फिर ऊपर को, दैट मीन्स एक पूरे लूप ऑफ एसी के अंदर जो आपको किसी आयरन कोर को मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज और दोबारा से मैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम जो एनर्जी वेस्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल चैप्टर 17 के अंदर है, उस वक्त बात करेंगे। लेकिन फिर से बता दूं कि जब आप यहाँ पे आयरन कोर को मैग्नेटाइज करते हो, ऑपोजिट मैग्नेटाइज करते हो और फिर मैग्नेटाइज करते हो, सो एक कंप्लीट लूप ऑफ एसी के अंदर जो आपको इस आयरन कोर को मैग्नेटाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में करने के लिए एनर्जी वेस्ट होती है, उसको हम हिस्टैरिसीस लॉस कहते हैं। और उसको हल करने का क्या तरीका कार है कि आप एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल यूज करो। स्टील यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, लेकिन अगर एक सॉफ्ट आयरन या निकल कोर यूज करते हो जो बहुत आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो सकती है, तो वो इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगी। उसके बाद जो आखिरी बात इस टॉपिक के अंदर रह जाती है वो क्या है? वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पावर भी लिखा जा सकता है और इन टर्म्स ऑफ एनर्जी भी लिखा जा सकता है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी के लिए आमतौर पे जो सिंबल यूज होता है वो ईटा का सिंबल होता है और वो होती है आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100%। सो ये फ्रैक्शनल हमारे पास ये क्या है? ये फ्रैक्शनल पावर है और जो हमारे पास 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो हमारे पास परसेंटेज एफिशिएंसी बन जाएगी, वरना फ्रैक्शनल एफिशिएंसी होगी। सो यहाँ पे आपको पता है कि आगे आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो VS IS ओवर VP IP। तो इस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। और बच्चों अगर आपको ये लिखना है एनर्जी के टर्म में तो आप यहाँ पे एनर्जी आउटपुट और एनर्जी इनपुट की टर्म में भी इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100% कर सकते हो। जारी बात है एनर्जी को टाइम से डिवाइड करोगे तभी पावर बनेगी। सो अगर आप यहाँ पे इधर भी टाइम और ऊपर भी टाइम लिख लो तो ये जो है एनर्जी के क्वेश्चन बन जाएगी। लेकिन जारी बात है इसने फिर कट जाना है और ओवरऑल आंसर क्या आना है? ओवरऑल आंसर पावर का ही आना है। ठीक है। सो बच्चों यहाँ तक हमारा जो ट्रांसफार्मर का टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो टाइप कीजिए और काइंडली प्रिपेयर कीजिए अपने MCQ टेस्ट के लिए। आपका MCQ टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। तो बच्चों हमारे जो स्टूडेंट्स हमें YouTube के ऊपर और Facebook के ऊपर देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली campus.pk पे लॉगिन कीजिए ताकि वो हमारे इस टेस्ट का हिस्सा बन सके और क्वेश्चन आंसर के सेशन में भी हिस्सा ले सकें। ठीक है। सो बहरहाल हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर ट्रांसफार्मर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया और मेरा नहीं ख्याल कि कोई बात रह गई है।
तो फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो टाइप करें, मैं मीनवाइल उसका आंसर करता हूँ, और आपका भी टेस्ट भी स्टार्ट होने लगा, उसके लिए भी प्रिपेयर कीजिए। एडी करंट्स बता दें बेटा, बता तो नहीं है। बच्चों, जब कॉइल नॉर्थ ऊपर की तरफ बना रही होती है तो वो कॉइल खुद सेकेंडरी कॉइल और इवन आयरन कोर नॉर्थ नीचे की तरफ बनाने की कोशिश करती है ताकि इस बढ़ते हुए फ्लक्स को अपोज कर सके। और जब कोर ने खुद इस तरफ अगर मैग्नेट बनाना है तो उसके अंदर खुद उसके अपने अंदर करंट्स ने घूमना है इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे कन्वेंशनल चार्जेस इस तरह से घूमेंगे और इलेक्ट्रॉनिक उसके ऑपोजिट घूमेंगे। इन कोर के अंदर घूमने वाले चार्जेस को हम क्या कहते हैं, उनको हम एडी करंट्स कहते हैं। और उनको मिनिमाइज करने का तरीकाकार क्या है कि आप एक जो है वो सॉलिड मटेरियल यूज़ करने के बजाय लैमिनेटेड शीट्स रखो जिनके दरमियान में इंसुलेशन हो, तो एक से चार्जेस दूसरे में एंटर ना हो सकें, तो जो एडी करंट्स हैं उनका मैग्नीट्यूड बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, दिलवा कह रही है बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक था। तो बच्चे एक इंग्लिश का मुहावरा सा सुना होगा आपने, द ओनली ईजी डे वाज यस्टरडे। ठीक है, सो हर अगला आने वाला टॉपिक और दिन भी पिछले से ज़्यादा टफ होता है, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अच्छा जी, मुझे एक कमेंट मिला है और वो है ग्राफ की समझ नहीं आ रही। तो बच्चों, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चों के लिए होते हैं। तो चूँकि ग्राफ जो मैंने बनाया था वो बुक के अंदर नहीं है, तो वो जिन बच्चों को समझ में नहीं आई वो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं या बहुत ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं चीज़ों को, वो ग्राफ सिर्फ उनके लिए थे। जिन्होंने अपने लिए कोई टॉपिक डिसाइड किया और उसके बाद उन्होंने उस पर उस पर काम भी किया, और काम करने के बाद आप उनका जो प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट क्वार्टर के दरानी के अंदर है, कंप्लीशन के दरानी के अंदर है। उनको हमने प्रोजेक्ट के हवाले से मॉडल कराने को दिया हुआ है, तो जल्दी से वो भी कंप्लीट आउट कर लेंगे। तो सैटरडे वाले दिन जो है वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ होंगे और अपना जो प्रोजेक्ट है उसको प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, मॉडल बनाने होंगे उसको भी प्रेजेंट करेंगे। तो ये जो हमारा वीक आज से स्टार्ट हुआ है, एक रिवोल्यूशन भी है और नेगेटिव भी है, क्योंकि हमारी एक्टिविटी है एट द एंड ऑफ दिस वीक। सर जी दिखाइए रिजल्ट, मुझे रिजल्ट दिखाइए। अभी टाइमर चल रहा है, देखता हूँ नहीं, बस तो रिजल्ट आ रहे हैं। ओके बच्चों, आज तो माशाल्लाह से हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स ही 2 आए हैं। ठीक है, सो बच्चों लेक्चर दोबारा सुनना और ज़रा ध्यान से सुनना। बाकी MCQs हम डिस्कस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है वो खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह ताला कल हमने स्टार्ट भी करना है शॉर्ट क्वेश्चन को। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं। खुदा हाफिज़।